आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नेम है मनी। तो इसमें से भी बोर्ड ने थोड़ा बहुत डिलीट कर दिया है, तो ये भी अब एक छोटा चैप्टर बन गया है। ये बड़ा चैप्टर अब नहीं रहा क्योंकि 30% सिलेबस में बोर्ड ने थोड़ा कुछ टॉपिक इसके डिलीट कर दिए जो इस ईयर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि मनी क्या है। तो मनी कोई भी चीज़ जिसको हम इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज़ जो एक्सेप्टेबल हो, हर कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, दैट इज नोन एज मनी। उसको हम क्या मानेंगे? मनी मानेंगे। और खाली इतनी बात से मनी की डेफिनेशन पूरी नहीं होती। अगर हम मनी की डेफिनेशन लें इन द मॉडर्न एरा तो उसमें कुछ और चीज़ों को भी इंक्लूड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन लेवल पे हमारी इकोनॉमी है, हजारों लाखों करोड़ों तरीके के हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें और कुछ इंक्लूड भी हमें करना पड़ा। अब जैसे हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ें कि इट इज़ डिफाइंड, ये मनी के बारे में बोल रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज का काम करे। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो बदले में दे रहे हैं और जो हमने दिया वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सचेंज का काम करे। सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सके। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, मनी कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, जो फ्यूचर में हमें पेमेंट करने हैं उसका जो काम करे वो मनी कहलाएगा। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब बेटा किससे आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब आता है सेविंग से, कि जो अमाउंट हम अपनी इनकम का, वो अमाउंट जो हमने एक्सपेंडिचर नहीं किया, हमने अपने पास रखा या हमने इन्वेस्ट कर दिया, वो सेविंग कहलाती है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू सेविंग, क्या आज हमने जो सेव करके रखा है तो मनी को हम सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने पास रख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, तो किसकी वैल्यू को मेजर करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई ये कॉमोडिटी कितने की है? 10 रुपीज़ की है, तो ये क्या हो गया? मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। थर्ड आता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, जो पेमेंट हमें फ्यूचर में करने हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट हमें फ्यूचर में पेमेंट करने की परमिशन देता है और अदर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो मनी कहलाएगा। तो डिफर्ड पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो हमें फ्यूचर में करनी है। कि शुरुआत जब बेटा हुई इकोनॉमी की तो उसका स्केल लेवल बहुत छोटा था, तो पहले लोगों की नीड, पहले लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम थी। तो उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्ल्ड के अंदर बाटलर सिस्टम चलता था, जिसे हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इस बाटलर सिस्टम के अंदर, सीसी इकोनॉमी के अंदर, लोग अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक्सचेंज करते थे कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। कि अगर मुझे कोई कॉमोडिटी चाहिए तो मैं अपनी एक कॉमोडिटी उसको दूंगा और उससे वो कॉमोडिटी लूँगा। लेकिन धीरे 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 लोगों की नीड्स बढ़ी। जब लोगों की नीड्स बढ़ी तो बाटलर सिस्टम के अंदर कई सारी कमियां आना स्टार्ट हो गई, कि जो मेरे पास कमोडिटी है लेकिन वो दूसरा उसको लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो कमोडिटी है। तो धीरे धीरे जब नीड बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई, तो स्टार्टिंग हुई बेटा कॉइन से। किससे स्टार्टिंग हुई? मनी की कॉइन से हुई। और जो शुरुआती दौर के कॉइन यूज़ किए गए वो कॉइन्स बनते थे गोल्ड और सिल्वर के, जिसे हम असरफियाँ कहते थे।
मोहरें बोलते थे। तो वो किससे बनी होती थी? मेटल से बनी होती थी। और गोल्ड प्रीसियस मेटल है और सिल्वर प्रीसियस मेटल है। तो शुरुआत कॉइन से हुई, कॉइन से एक्सचेंज हुआ, तो वो कमोडिटी वाला सिस्टम थोड़ा कम होता चला गया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हर कोई उसको एक्सेप्ट करता था और वो उसको आगे भी लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। धीरे धीरे इकोनॉमी और बढ़ी, लोगों की रिक्वायरमेंट और बढ़ी, कॉइन से काम कम होने लगा। कॉइन प्रीसियस थे, इतना मेटल हम कहाँ से लाएंगे। फिर कॉइन को चेंज किया गया मेटल में, कॉपर के कॉइन चलाए गए, अदर मेटल यूज़ किया गया। फिर धीरे धीरे और हमने पेपर मनी स्टार्ट किया। पेपर मनी जिसे हम नोट बोलते हैं, वो स्टार्ट हुए। फिर और इकोनॉमी आगे बढ़ी बेटा। फिर प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम एटीएम में यूज़ करते हैं। इकोनॉमी और आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई। आज हमारे पास ई ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हम ई ट्रांसफ़र ऑफ मनी तक पहुंच सकते हैं। तो ये मनी कहलाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सभी लोग जिसको एक्सेप्ट करें। तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में रूपी चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है। ठीक है, तो ये मनी कहलाता है। पता है बेटा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ये मनी के डेवलप होने से पहले का है, जब हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी। तो जो एक्सचेंज करते थे लोग, वो एक्सचेंज के अंदर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, जिसे हम बोलते थे कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। कि मेरे पास कमोडिटी है और अगर मुझे किसी दूसरे कमोडिटी की नीड है, तब मैं अपनी कमोडिटी उसको दूंगा, वो अपनी कमोडिटी मुझे देगा। ये कहलाता है बेटा बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जो है, जब इसकी शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जब लोगों की नीड बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो उस केस में बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। एक्सचेंज बहुत लिमिटेड होता गया, क्योंकि ड्रॉबैक्स उसके काफ़ी आने लगे। तो कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पड़ेंगे, उसके लिमिटेशन पड़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कमी आती है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक और सबसे पहला लिमिटेशन था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है बेटा, यहाँ पर दो पर्सन है, एक एक्स और एक वाई। वाई के पास एक हॉर्स है, इसके पास एक काऊ। तो अब ऐसे पर्सन को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था जो हमारा हॉर्स ले ले और अपनी काऊ हमें दे दे। डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस का मतलब है अब ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो जिसे हॉर्स की जरूरत हो और हमें काऊ की जरूरत है, वो हमें काऊ दे दे। मान लो हमें जेड मिला, जेड के पास काऊ है, लेकिन वो हॉर्स लेना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास हॉर्स है। तो अब ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास, जिसको हॉर्स की रिक्वायरमेंट हो और उसके पास हमारे रिक्वायरमेंट की कमोडिटी हो। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। ऐसा बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता था कि वो हमारी कमोडिटी ले ले और अपनी कमोडिटी हमको दे दे। ये डबल कोइंसिडेंस कहलाता है। सेकंड लिमिटेशन थी लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि जिस कमोडिटी को मैं देना चाहता हूं उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी हो। तो वो वैल्यू बेटा बार्टर सिस्टम के अंदर मेजर नहीं हो सकती थी। जैसे मेरे पास एक कार है और प्रेजेंट में मैं कार बेचना चाहता हूं, तो मैंने कहा भाई मैं 4 लाख रुपीस में कार बेच दूंगा। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, पहले मनी नहीं था, रुपये नहीं था। तो अगर मैं अपनी कमोडिटी देना चाहता हूं तो कॉमन यूनिट का मतलब है बदले में मुझे कितनी कमोडिटी उससे लेनी है। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं था कि अगर मैं अपनी कमोडिटी दे रहा हूं तो बदले में मुझे कितनी मिलेगी, इसका कोई एक
कॉमन यूनिट नहीं थी जिससे कि हम इसको मेजर कर सकें। ये आपसी एक्सेप्टेंस के ऊपर चलता था और जहाँ आपस में एक्सेप्टेंस हो जाती थी वही तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। फिर आता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट का मतलब होता है बेटा कि बार्टर सिस्टम के अंदर जो हमें फ्यूचर पेमेंट करने होते थे, तो पहले फ्यूचर पेमेंट बहुत कम होते थे, करंट के अंदर ही एक्सचेंज होता था। तो फ्यूचर पेमेंट के अंदर बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट के लिए वो पर्सन एग्रीड है या नहीं है, उसको एग्री करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क। तो इसमें फ्यूचर पेमेंट की बहुत पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर थी। फिर एक और आती है लास्ट में, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि ये भी डिफ़िकल्ट था कि मान लो मेरे पास कोई कमोडिटी है और प्रेजेंट में मुझे ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत मुझे फ्यूचर में होगी, तो मैंने उसको अपने पास सेव कर लिया कि फ्यूचर में होगी तो ज़रूरत, तो मैं इसको एक्सचेंज करूँगा। लेकिन जब मैं उस कमोडिटी को अपने पास सेव कर रहा हूँ तो उसको सेव करने की कॉस्ट भी आएगी, और अगर फ्लड आती है, रेन आती है या कोई नेचुरल डिसास्टर आता है तो उस कमोडिटी के ख़राब होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो स्टोरेज पॉसिबल नहीं हो पाता था। अगर मैं उसको कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मुझे उस कमोडिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाना होगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज हमें ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। स्टोरेज का मतलब हमने मनी अपने पास रखा या बैंक में रखा, अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमने चेक के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दिया। पहले बेटा कमोडिटी में इन चीज़ों को करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। यही कहलाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम।